डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आज जो पार्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर चैप्टर की बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका। जैसे कि इसमें आपका सबसे मेन एक आपका फैराडेज लॉ आता है। इसमें आपके दो लॉज हैं, उन पे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देन जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर मैं बोलूँ जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। एंड उसके अलावा जो आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन पे तो मतलब आपके हद न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो या फिर के इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैलकुलेट करना हो या फिर कंडक्टिविटी की बात करूँ, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी या फिर आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपका डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ किसकी, फैराडेज लॉ की। आज दो ही चीज़ें डिस्कस होंगी यहाँ पे, एक आपका फैराडेज लॉ और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे फैराडेज लॉ में जो आपके दो लॉ हैं उन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर्मूला सब लोग याद कर लेते हैं कि जो डब्ल्यू है ये आपका क्या होता है, ZIT होता है। ठीक है, और यही W आपका Z और Q भी होता है। बट कब इन फॉर्मूलाज को यूज करना है, तो देखिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर बिना फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें फॉर्मूलाज याद भी नहीं रहते और फिजिकल केमिस्ट्री में हम कितने सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम बिना फॉर्मूलाज के ही फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सिंपल जो हमारा यूनिटरी मेथड, हम जिंदाबाद यूनिटरी मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूलाज के। तो आज मेनली यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए ही मैं आपको बताऊंगी कि फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फैराडेज लॉ की, कि जो आपका दो फैराडे के लॉ हैं वो क्या कहते हैं, अगर सबसे पहले यही चीज़ समझ ली जाए तो आपके लिए जो क्वेश्चंस करना है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर फैराडे के फर्स्ट लॉ की मैं बात करूँ कि फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या कहा था, तो फर्स्ट लॉ में फैराडे ने बात की थी कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो उस टाइम पे कितना अमाउंट, जो भी आपका सब्सटेंस है, आपने कोई भी मेटल ले रखा है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उससे आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या की है, पास की है, आपने उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू Z इंटू में Q। Q क्या हो जाती है यहाँ पे, आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। इसी Q को हम क्या लिखते हैं, I इंटू करंट इंटू में टेम्परेचर टाइम। ओके, मतलब कितने टाइम के लिए कितना करंट हमने पास किया, दैट इज आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके फॉर्मूले की बात। बट अगर हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमें नहीं याद रहता कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज मतलब सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बताएंगे अभी आपको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर मैं यहीं पे आपके जो सेकंड लॉ है फैराडे का, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि जब आपकी दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और हमने उन पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या की है, पास किया है। क्या किया आपने यहाँ पे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या की, पास की। जब आपने सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी को पास किया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो अमाउंट सब्सटेंस का आपका डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स के। ठीक है, तो मान लें आपके कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जो है वो आपका बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी सब्सटेंस के। अब आप कहेंगे मैम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
तो देखिए इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मास, जो भी आपका ए कंपाउंड है उसका मास डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट। ये मतलब नॉट इक्विवेलेंट वेट, ये जो है ये आपके इक्विवेलेंस है। क्या है ये? इक्विवेलेंट्स ऑफ ए एंड इक्विवेलेंस ऑफ बी। तो जो इक्विवेलेंट्स हैं ये बराबर होता है मास ऑफ ए अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। अब आप कहेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट तो हमने मोलैरिटी में भी निकालना सीखा था कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय आपका एन फैक्टर, और यहाँ पे जो आपका एन फैक्टर होगा वो क्या होगा? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जब आप कैथोड पे एनोड पे जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज उसका एन फैक्टर। तो ये थे आपके दो लॉज। चलिए अब लो की बात कर ली है हमने, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि जो आपका क्वेश्चन है ये क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कि 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 500 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमने 500 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें से 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया। तो आपको क्या बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ कॉपर विच विल बी डिपॉजिटेड। तो कितना अमाउंट कॉपर का यहाँ पर डिपॉजिट होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रिएक्शन का मतलब है कॉपर सल्फेट। कंपाउंड क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आपका कॉपर किस में प्रेजेंट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो रिएक्शन आपकी कुछ इस टाइप से होगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा? आपका कॉपर जो मेटल है उसको डिपॉजिट करेगा। ठीक है, अब एक आप चीज ये याद रखिए कि चाहे ये कह लीजिए कि एक आपका थंब रूल है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको रिएक्शन के लिए नीड पड़ रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम क्या बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पे आपका 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। जो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका जो भी कंपाउंड है उसके किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहेंगे कि जो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके 1 मोल कंपाउंड को डिपॉजिट कर रही है, या फिर उसके जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात की जाए तो वो होता है आपका 63.5। तो मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ने 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट किया, बट हमने तो सिर्फ 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो सिंपल क्या लगाना है? यूनिटरी मेथड लगाना है ना, कि अगर 1 फैराडे होता तो ये आपका 63.5 डिवाइडेड बाई 2 कॉपर को करता, बट यहाँ तो 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.5। तो जब आप इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से आ रहा है आपका 15.8 ग्राम। तो मतलब अगर आप 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वहाँ पे 15.8 ग्राम जो आपका कॉपर है वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए हमें जो आपका फॉर्मूला है वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना फॉर्मूला के ही हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के कुछ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि when electricity is passed through a solution of aluminium chloride, कह रहा है कि हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और 13.5 ग्राम आपका जो एल्यूमिनियम है वो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? नंबर ऑफ फैराडेज बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी फैराडे गिवन था, बट यहाँ पे आपको फैराडे कैलकुलेट करना है, वहां पर हमें मास कितना डिपॉजिट हुआ है वो कैलकुलेट करना था। तो ये उससे क्या बिल्कुल अपोजिट चलना है। तो देखिए कैसे होंगी रिएक्शन। क्या है? कह रहे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो मतलब जो आपका एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या कर रहा है? आपका एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो आपका 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 मोल, या फिर जो आपका एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को क्या कर रहा है?
डिपॉजिट कितना 3 फैराडे, बट हमारे पास जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ वो तो 13.5 ग्राम है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है तो उसको कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3/3 फैराडे डिवाइडेड बाय 27। ओके, बट एल्यूमिनियम डिपॉजिट कितना हुआ है, 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 3/27 इंटू में 13.5। तो देखिए ये जस्ट ही क्या है, आपका रिवर्स केस था, रिवर्स चल दिए हम। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 फैराडे, कि मतलब हमें जस्ट उससे हाफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। और ये तो देखिए आपको इतना कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट देख सकते हो। जो 27 ग्राम है वो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उसको, और 13.5 27 का जस्ट हाफ है। तो हाफ अमाउंट के लिए इससे हाफ इलेक्ट्रिसिटी ही ज़रूरत पड़ेगी हमें, मतलब कि 1.5 फैराडे। तो अगर ऑप्शंस देखें तो देखिए जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ क्यूप्रिक सॉल्ट। कह रहे हैं कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास कर रहे हो तो कितना अमाउंट कॉपर का यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। कॉपर कितना है आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन पास होकर के कॉपर बनाता है। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि जो 2 फैराडे है वो या तो 1 मोल या फिर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करता है। और हमें क्वेश्चन में भी 2 फैराडे के लिए ही पूछा है, तो सिंपल है, 2 फैराडे तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो मतलब कि जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो आपका सिर्फ फैराडेज का फर्स्ट लॉ के बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ या फिर कितना डिपॉजिट नहीं हुआ। इसी पे थोड़े से हायर लेवल पे चलते हैं अब, कि थोड़े से क्वेश्चन में और चेंजेस कर दें, आपको टाइम या करंट के बारे में भी बात करें, तब आप उन क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ये टाइप और बनता है एक क्वेश्चंस में, कह रहा है कि आपने इतना कुलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसने 2.977 ग्राम ऑफ मेटल जिसका एटॉमिक मास है 106.4 ग्राम मोल इनवर्स, वो क्या कर दिया, इसने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो देखिए जब भी हम किसी भी फैराडेज फर्स्ट लॉ को ही रिवाइज कराती हूँ मैं, हम कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखते थे, राइट। उस रिएक्शन के लिए हम बोलते थे कि अगर उस रिएक्शन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो हम बोलते थे कि जो 2 फैराडे है वो आपके 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी को डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मतलब 2 फैराडे का मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 2 × 96500 कुलाम्स, मतलब इतना कुलाम 1 मोल को क्या कर रहा था, डिपॉजिट कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में मुझे कुलाम्ब ऑलरेडी दे रखा है, तो क्योंकि हम मोल्स के टर्म में बात करते हैं तो पहले हम इस जो डिपॉजिटेड अमाउंट है मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको दे रखा है 2.977 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है आपका 106.4, राइट। तो जब आप इसके मोल्स निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 0.027 मोल्स। ठीक है, तो ये क्या आ गए, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो मतलब ये है कि जो आपका 10800C जो कुलाम्ब है ये आपका 0.027 मोल्स को क्या कर रहा है, आपका डिपॉजिट कर रहा है, राइट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, बट एक चीज जो हमें पता है कि जो हमारा 1 मोल कोई भी कंपाउंड है उस 1 मोल कंपाउंड से कुछ अमाउंट ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। अब हमें इस केस में नहीं पता कि वो कितना फैराडे है, ठीक है। तो मतलब NF हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया कि NF अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 1 मोल के लिए आपकी रिक्वायर्ड है इस केस में। बट यहाँ पर हमें 1 मोल नहीं दे रखा, हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.027 मोल्स हैं। अगर इस मोल के लिए फैराडे की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका NF इंटू में 0.027 इलेक्ट्रिसिटी, और इस इतने मोल्स के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ही कुलाम में, तो मतलब 10800 ये किसके बराबर है आपका, इसके
NF इंटू में 0.027। अब आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन सबको क्या ले आइए, आप डिवाइड में ले आइए, F की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा 0.027। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। मतलब कि जो आपका मेटल आयन है उस पर जो आपका चार्ज है वो कितना है, 4 है, क्योंकि जितना चार्ज होता है उतना ही तो फैराडे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लाइक जैसे आपका कॉपर +2 होता है तो हम उसमें 2 फैराडे कंसिडर करते हैं, एल्यूमिनियम +3 है वहां पर आप 3 फैराडे कंसिडर करते हो, राइट। तो जितना चार्ज होता है आपके मेटल पे उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपका 1 मोल मेटल को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि the mass of copper that will be deposited at cathode in electrolysis of 0.2 molar solution of copper sulfate। कह रहा है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिखा मास ऑफ कॉपर जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और जो आपका कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कह रहा है 0.2 मोलर है आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब इस 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, जितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे वो किसके इक्वल है, टू दैट रिक्वायर्ड टू लिबरेट। मतलब इस सॉल्यूशन के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी मुझे पास करनी है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का हमें रिलेशन बता रहा है कि वो किसके इक्वल होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू लिबरेट 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज पास्ड। ठीक है, तो मतलब अगर H2SO4 जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है इसमें मैं निकाल लूं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कॉपर सल्फेट के लिए पास की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहे हैं कि आपका 2.24 लीटर जो हाइड्रोजन है वो आपकी लिबरेट हुई है, और हमें पता है कि जो आपका स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशन होती है वहाँ पे जो आपका 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के, राइट। बट यहाँ पे तो आपका इतना अमाउंट वॉल्यूम क्या हुआ है, लिबरेट हुआ है। तो इस वॉल्यूम से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, बिकॉज हम तो मोल्स की टर्म में बातें करते हैं तो हम मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से। तो अगर 1 लीटर अगर आपकी गैस होती तो यहाँ से आपके 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के लिबरेट होते, बट हमारे को तो कितनी हाइड्रोजन है, 2.24 लीटर, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 है, ये बीच में जो है ये आपका पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका 22.4 लीटर। तो यहाँ से जब आप इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0.1 मोल। तो हमें ये पता चल गया कि जो आपका H2SO4 में से जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 0.1 मोल आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। अब देखिए जो आपका H2SO4 है इसमें आपके पास जब आपको अगर इसको स्प्लिट करते हो तो हमें पता है यहाँ पे 2H+ आयन्स है आपकी। तो जो 2H+ आयन्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके आपकी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगी। मतलब कि इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो आपकी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका 1 मोल या फिर हम बोल सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को वो कर रही है, राइट। बट हमें तो यहाँ पे मोल्स पता है तो हम मोल्स की टर्म में बात करेंगे। अगर 2 फैराडे 1 मोल के लिए चाहिए तो 0.1 मोल के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इट्स सिंपल, आप क्या कर दोगे 2 फैराडे इंटू में 0.1 तो दैट इज 0.2 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता चल गई कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमने इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने H2SO4 में पास की उसने क्या बोला, वही सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी आप कॉपर सल्फेट के लिए भी पास करवा रहे हो। तो कॉपर सल्फेट के केस में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी पता चल गई, हमें बस उसका क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है। तो अब सिंपल आपको क्या करना है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है मतलब कॉपर +2 आयन में प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के कॉपर को डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ से मतलब ये है कि जो आपकी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है वो
1 मोल या फिर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो है उसको डिपॉजिट करेगा। बट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी 2 फैराडे नहीं है, कितनी है 0.2 फैराडे, राइट। तो आप कर देंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 6.35 ग्राम। मतलब इतना अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो आपका डिपॉजिट होगा जब आपने 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, वहां पर डिपॉजिट किया है। तो जो आपका सी ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आपको बस क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वहां से आप क्या इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो आपका AIPMT में आया भी हुआ है 2016 में। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है मोल्टन स्टेट में, हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। तो आपको बताना है द टाइम रिक्वायर्ड, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है to produce 0.1 mole of chlorine gas using a current of 3 amperes। कह रहे कि 0.1 मोल क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट मतलब कितना टाइम आपको रिक्वायर है और उस टाइम में हम 3 एम्पियर करंट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो पहले ये सोचिए कि क्या हमारे पास टाइम से रिलेटेड कोई वो है यहाँ पे फॉर्मूला। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू टी। टी क्या है, आपका टाइम है। आई इज करंट जो कि हमें कैलकुलेट करना है। आई क्या है, करंट जो कि हमें दे रखा है 3 एम्पियर। तो मतलब अगर मुझे कहीं से चार्ज पता चल जाए तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ। अब आपका चार्ज कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जो आपकी क्लोरीन गैस है वो 0.1 मोल प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो देखिए आपका NaCl जो मोल्टन स्टेट में क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जो आपका Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो आप इस रिएक्शन को क्या कर दो यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन नहीं करेगा यहाँ पे, सॉरी। जो Cl नेगेटिव है ये आपका Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि 2 मोल्स क्लोरीन से Cl2 गैस बनेगी तो यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव और 2 Cl नेगेटिव हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे यहाँ से। तो मतलब जो आपका 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कर रहा है, आपका 1 मोल Cl2, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि Cl2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 71 ग्राम। बट हमें तो 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। बट यहाँ पर हमें ग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोल ही दे रखा है। तो 2 फैराडे 1 मोल के लिए चाहिए, तो देखिए 0.1 मोल के लिए अगर बात की जाए तो कितना चाहिए होगा, 2 फैराडे इंटू में 0.1 जो कि क्या आ रहा है आपका 0.2 फैराडे। अब हमें फैराडे के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें करंट मतलब जो चार्ज चाहिए जो कि हम कूलम्ब्स के टर्म में लाएंगे। तो इसको मैं बोल सकती हूँ 0.2 इंटू 96500 कूलम्ब्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 9300 कूलम्ब्स। इतना चार्ज आ गया। इस चार्ज को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 19300 इक्वल्स टू आई कितना है 3। टाइम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 19300 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है आपका 6433 सेकेंड। बट क्वेश्चन में हमें सारे मिनट्स में दे रखे हैं तो इसको आप 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 60 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 107.22 मिनट, राइट। ऑप्शंस देखें तो देखिए जो 107 है ये आपका अप्रॉक्स 110 मिनट्स आ रहा है के इक्वल है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो सेकंड लॉ है फैराडे सेकंड लॉ वो भी यहाँ पर यूज होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं कैसे करना है आपको। कह रहे कि द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड by a quantity of electricity which displaces 560 ml of O2 at STP will be। आपको सिल्वर का वेट बताना है कि कितना सिल्वर का वेट डिपॉजिट हो रहा है जब
जो आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वही सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका 560 ml ऑफ O2 जो कि STP पे डिस्प्लेस करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका O2 के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो देखिए इन्होंने बोला कि आपका 560 ml ऑफ O2 STP पे, हमें पता है कि STP कंडीशन पे जो आपका 1 मोल है, अगर ml की बारे में बात करूँ तो 22400 ml होता है या फिर 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होता है, जो कि 1 मोल के केस का होता है। बट यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 5600, तो इतने ml में कितना O2 आपका वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा वो देख सकते हैं हम। तो देखिए अगर 1 ml होता तो ये हो जाता आपका 12240, बट हमारे पास कितना है 5660 ml, तो ये हो जाएगा 560222400। कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आपके कितना आ रहा है 1.1/4 मोल्स ऑफ O2 आ रहा है। तो O2 के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, बट अब हम इसके वेट कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट ऑफ O2 कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि आपके 1/4 है इनटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा आपका 32, तो ये आ गया आपका 32, तो ये आ गया आपका 8, मतलब 8 ग्राम जो आपकी ऑक्सीजन है वो वहां पर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका सिल्वर है उसका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब आपने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था तो सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है, कहता है कि अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं दो या तीन मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट्स के, राइट। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि जो आपका इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर जो कि हमें डिपॉजिट हो रहा है और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन दोनों क्या है, बराबर। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होता है आपका वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। सिमिलरली वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो वेट ऑफ O2 की अगर मैं बात करूं तो ये हमें दे रखा है 8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है आपका 32 डिवाइडेड बाय आया आपका n फैक्टर। तो देखिए जो आपकी O2 गैस है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो जो आपका वाटर होता है यहाँ से आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट गिव्स O2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे कितना 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका उनका वो हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का रोल प्ले हो रहा है। तो n फैक्टर क्या होता है, या तो अगर आपकी इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं, अदरवाइज सॉल्ट होता है तो हम चार्ज के टर्म्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका n फैक्टर हो गया 4। वेट ऑफ सिल्वर तो हमें कैलकुलेट ही करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर की अगर बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट होता है सिल्वर का 108 और इसका n फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए सिल्वर जो है इस पे आपका +1 चार्ज होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करके सिल्वर को प्रोड्यूस करेगा। तो ये आ गया आपका 108 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको कंप्लीट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 4 कट गया 8, इस 8 से 8 कट गया, तो मतलब इधर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 108 इक्वल्स टू 1। तो सिंपली जो आपका सिल्वर का वेट है वो कितना आ रहा है आपका 108 आ गया, राइट। तो मतलब कि आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर इस केस में वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम कुछ जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके 1-2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें इन्फॉर्मेशन दी है 2 रिएक्शंस, कह रहे हैं कि जो आपका I2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के 2I नेगेटिव में जा रहा है और उसका E0 जो है वो 0.54 है। हम देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आपके कंज्यूम हुए हैं, तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो क्या बना 2Br नेगेटिव, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों ही क्या है आपके रिडक्शन
पोटेंशियल है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका जितना पॉजिटिव क्या होता है, जितना पॉजिटिव आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब जो वो आपका कंपाउंड है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, क्लियरली दिख रहा है आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो इसको क्या होना है, रिड्यूस होना है। तो मतलब जो Br2 है ब्रोमीन, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। बिल्कुल जो इसकी रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि जो आपका ब्रोमीन है वो तो रिड्यूस होगा। तो ब्रोमीन अगर रिड्यूस होगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज होगा, राइट। तो मतलब कि जो आपका I नेगेटिव आयंस जो हैं वो Br2 को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर ब्रोमीन को रिड्यूस होना है तो उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स भी तो चाहिए होंगे ना। तो I नेगेटिव क्या करेगा, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएगा। तो I नेगेटिव Br2 को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इस रिएक्शन में। अगर ऑप्शंस देखें तो देखिए पहला केस कह रहा है कि जो I नेगेटिव विल बी एबल टू रिड्यूस ब्रोमीन, बिल्कुल करेक्ट है। I नेगेटिव क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स होगी। ऑक्सीडेशन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ब्रोमीन लेकर के खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या तो आयोडीन ने ही ब्रोमीन को रिड्यूस ना, क्योंकि अगर ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिलते तो वो रिड्यूस कैसे होता। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड में कह रहा है कि जो आयोडीन रिड्यूस होगा, देखिए आयोडीन तो बिल्कुल भी आपका रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। सेकंड में बोला कि आपका ब्रोमीन रिड्यूस होगा बट आयोडीन उसको रिड्यूस करेगा। अब ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने की है, आयोडीन कैसे रिड्यूस करेगा। अगर आयोडीन रिड्यूस का मतलब है I2 तो खुद रिड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे I2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। आयोडीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्रोमीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, तो किसी को तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट भी करने पड़ेंगे तभी रिड्यूस होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका AIPMT 2011 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं 3 मेटल्स के X, Y और Z के। तो देखिए X के लिए है आपका -1.2 वोल्ट, Y के लिए है 0.5 वोल्ट एंड Z के लिए है -3.0 वोल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि ये आपको क्या दे रखा है, इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो देखिए अगर मैं पहले रिड्यूसिंग पावर को ही डिफाइन कर दूं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है वो मेटल्स जिनकी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ केमिकल टू रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दूसरे को रिड्यूस कर रहा है मतलब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और इसको हम क्या बोलते हैं अपना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग पावर दोनों क्या है, आपकी सेम ही चीज है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जितना पॉजिटिव आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही हायर क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं हमें सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखे हैं। ये क्या है आपका पॉजिटिव, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो सबसे कम वैल्यू पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका -1.2 वोल्ट, उसके बाद हायर वैल्यू इसी की है तो ये आ जाएगा X। मतलब जितना, अब यहाँ पर आप इस टाइप से देख सकते हो कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम। तो जो आपका Z है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इसी की सबसे ज़्यादा होगी, या फिर सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आपका यही होगा। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ओके, तो देखिए आज हमने फैराडेज लॉ और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उनके क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे जो आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, कि नर्स्ट इक्वेशन पे आपके इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।